आज हम पाठ 2 समाज सेवा का अध्ययन करेंगे। समाज सेवा क्या होती है, इसका क्या प्रभाव होता है, इन सब के बारे में हम आज इस वीडियो में विस्तृत चर्चा करेंगे और इसका अध्ययन करेंगे। तो सबसे पहले आपको बता दूं कि सेवा क्या होती है। तो जो कार्य लोभ और लालच से रहित होकर किया जाता है और जिससे करने से हमें आत्मिक संतुष्टि, आत्म संतोष की प्राप्ति होती है, हम उसे उस परार्थ कार्य को, उस परोपकार के कार्य को हम क्या कहते हैं, सेवा कहते हैं। और समाज में जो दीन दुखी, अपंग, अनाथ है, इन सभी की सेवा करने को हम समाज सेवा कहते हैं। तो चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। मनुष्य एक ऐसा प्राणी है जो अकेला नहीं रह सकता। उसे अपनी रक्षा के लिए समाज का संगठन करना ही पड़ता है। तो हम ऐसे प्राणी हैं, हम मानव, कि जो हम अकेले नहीं रह सकते। हमें अपनी रक्षा के लिए समाज का संगठन या समाज को हमें बनाना ही पड़ता है। जैसे मान लीजिए हम अकेले हैं या बिल्कुल अकेले, क्या आप अकेले रह सकते हैं? हमने अभी लॉकडाउन में भी देखा कि हम घर में ही थे अकेले, तो भी हमारा मन नहीं लग रहा था, हम बोर हो रहे थे, क्योंकि हमें अपना जीवन जीने के लिए, जीवन यापन करने के लिए, अच्छे से जीने के लिए, मनोरंजन के लिए हो या फिर किसी भी रूप में हो, हमें समाज की आवश्यकता पड़ती ही है। यो तो कई प्राणी हैं जो अपना दल बनाकर रहा करते हैं, परंतु उन प्राणियों के दल और मनुष्यों के समाज में यह भेद है कि मनुष्य ने अपनी बुद्धि द्वारा अपने सामाजिक जीवन का निरंतर विकास किया है। जैसे कि हम सभी जानते हैं कि कई प्राणी अपना दल बनाकर रहते हैं, जैसे कि पक्षी पशुओं में है, जैसे ज़ेब्रा, हाथी, हिरण, और भी ऐसे कई प्राणी हैं जो अपना दल बनाकर रहते हैं। और मनुष्य के समाज में और उनके दल में क्या अंतर है कि मनुष्यों ने तो अपनी बुद्धि बल के द्वारा अपने सामाजिक जीवन का विकास किया है। हम सब देखते हैं कि पहले हमारी जो सभ्यता थी, आज वो उस सभ्यता में कितना परिवर्तन आया है। हमने अपने सांस्कृतिक और अपने पारिवारिक परिवेश में भी कितना परिवर्तन किया है। तो इसी प्रकार हमारे सामाजिक जीवन में भी कई परिवर्तन होते रहते हैं। पर जानवरों को अगर हम देखें तो वो अभी भी उसी अवस्था में है, वैसे ही रहते हैं। उन्होंने अपने दल का किसी भी प्रकार से विकास नहीं किया है। आगे है, देश काल और अवस्था के अनुकूल उसने अपने समाज में यथेष्ट परिवर्तन किए हैं और ऐसे परिवर्तन अब भी होते जा रहे हैं। तो हमने अपने देश काल और अवस्था के अनुकूल उस समाज में कई परिवर्तन किए हैं और उसमें परिवर्तन होते भी जा रहे हैं। जैसे अगर हम ज़्यादा दूर नहीं, तो आज़ादी के पहले की ही बात करें, तो आज़ादी के पहले हमारा पूरा देश किसान ग्रामीण परिवेश का था और अब उसमें पाश्चात्य संस्कृति का भी बहुत प्रभाव पड़ा है। इसी प्रकार हमारे समाज का में कई टाइप के परिवर्तन होते रहते हैं। इसी से मनुष्य समाज उन्नतिशील है, इसी से हमारी उन्नति होती है और अन्य प्राणियों का दल सैकड़ों वर्षों के बाद भी अपनी स्थिति में कोई उन्नति अब तक परिवर्तन नहीं कर सका है। और हमने अपने समाज में उन्नति भी की है, उन्नतिशील बनाया है हमने अपने समाज को। परंतु प्राणियों का दल, अब हम प्राणियों के दल को कितना भी पहले का देख ले या अभी का देख ले, उसमें हमें किसी भी प्रकार का कोई परिवर्तन देखने नहीं मिलेगा और संभवतः हमें भविष्य में भी उसमें कोई परिवर्तन देखने को नहीं मिलेगा, क्योंकि उनमें कोई बुद्धि नहीं है जो अपनी बुद्धि के द्वारा अपने दल का, अपने समूह का विकास कर सके। अपनी उन्नति के लिए एक साथ मिलकर काम करने की प्रवृत्ति से प्रेरित होकर जो दल बनाया जाता है, उसी को हम समाज कहते हैं। तो अभी हमने देखा कि मनुष्य के समाज ने अपने परिवेश में कई प्रकार के बदलाव किए हैं, उसमें कई प्रकार की उन्नति की है। तो उसी उन्नति के लिए साथ मिलकर जो हम काम करते हैं, उसके लिए जो दल बनाया जाता है, जो ग्रुप बनाया जाता है, उसी को हम क्या कहते हैं, समाज कहते हैं। आगे बढ़ते हैं।
समाज के भीतर समता का भाव रहना आवश्यक है। समता का आशय होता है समानता, अर्थात हमारे समाज में जितने भी व्यक्ति हैं उन्हें समाज में समानता का अधिकार प्राप्त होना चाहिए। समाज में ऊंच नीच जात पात के हिसाब से बिल्कुल भी भेद नहीं होना चाहिए, उनमें किसी भी प्रकार की असमानता का भाव नहीं होना चाहिए। जहाँ समता का अभाव है वहाँ समाज में दृढ़ता नहीं है, अर्थात जिस भी समाज में समता का अभाव रहता है, समानता नहीं होती वहाँ के नागरिकों के बीच, तो वो समाज में, उस समाज में दृढ़ता नहीं होती, वो समाज मजबूत नहीं होता है। क्योंकि किसी प्रकार की असमानता होने पर, भेदभाव होने पर पारस्परिक ईर्ष्या, द्वेष आदि भाव अवश्य होते हैं। समाज में किसी भी प्रकार की असमानता अगर उत्पन्न होगी तो वहाँ के नागरिकों के बीच असमानता होगी, वहाँ के नागरिकों के बीच भेदभाव होने लगता है, आपस में पारस्परिक ईर्ष्या जागृत होने लगती है और एक दूसरे के प्रति हीन भावना भी जागृत होने लगती है। तब उनमें फूट भी पैदा होगी और एकता का नाश होने पर समाज की अवनति भी होगी। जब उनमें पारस्परिक ईर्ष्या, द्वेष आदि के भाव होंगे तो आपस में फूट भी पैदा होगी, और जब समाज के व्यक्तियों में आपस में फूट पैदा होगी तो उससे समाज की एकता पर भी दुष्प्रभाव होगा और समाज की एकता भी नष्ट होगी। और समाज में अगर एकता नष्ट हो जाएगी तो समाज की अवनति या समाज पतन की ओर अग्रसर होगा। समाज की अवनति होने पर व्यक्ति विशेष की अवनति भी अनिवार्य है। अब जब समाज की अवनति होगी तो उसका व्यक्ति कैसे उससे वंचित रह जाएगा। किसी भी समाज का उससे, उसके व्यक्तियों से बहुत ही ज्यादा जुड़ाव होता है, उनसे आपस में बहुत संबंध होता है। अगर मैं आपसे बात करूं एक मोहल्ले की, जैसे हम सबके शहर में ऐसा एक कोई मोहल्ला होता है कि जहाँ की हम बात करते हैं कि यहाँ के व्यक्ति अच्छे नहीं है, ये बहुत ही ज्यादा मारपीट वाला या फिर गाली गलौज वाला या असभ्य मोहल्ला है, तो वहाँ के मोहल्ले के जब हमें कोई व्यक्ति हमसे मिलने आते हैं तो हम यही समझते हैं कि ये उस मोहल्ले का वहाँ से रिलेट करता है, तो ये भी ऐसा होगा। क्योंकि वहाँ के समाज का ऐसा नहीं कि समाज सिर्फ एक चीज हो गई, समाज किससे बनता है, समाज व्यक्तियों से बनता है, तो हम वहाँ के व्यक्तियों का भी यही सोचेंगे कि ये एक सिंगल पर्सन भी ऐसा ही होगा, भले ही वो हो या ना हो। अब ऐसा क्यों होता है, तो हम आगे बढ़ते हैं। क्योंकि सच तो यह है कि समाज और व्यक्ति का पारस्परिक दृढ़ संबंध है। एक की उन्नति दूसरे की उन्नति है। समाज की उन्नति होने से व्यक्ति की उन्नति होगी और व्यक्ति की उन्नति से समाज की उन्नति होगी। ना तो समाज व्यक्ति की उपेक्षा कर सकता है और ना ही व्यक्ति समाज की अवहेलना कर सकता है। देखिए, बात वही आई कि समाज और व्यक्ति का आपस में पारस्परिक दृढ़ संबंध होता है। ये दोनों एक दूसरे से बहुत ही मजबूत तरीके से जुड़े हुए रहते हैं। अगर समाज दोनों की उन्नति होगी, अगर एक की उन्नति होगी तो दूसरे की उन्नति होगी, और एक की अवनति होगी तो दूसरे की अवनति होगी। समाज की उन्नति होने से व्यक्ति की उन्नति होती है, और अगर समाज की अवनति हो रही है तो व्यक्ति की भी अवनति होगी। ना तो एक व्यक्ति समाज की उपेक्षा कर सकता है और ना ही समाज उसकी अवहेलना कर सकता है। आगे चलते हैं। मनुष्य में जैसी स्वार्थ बुद्धि होती है वैसे ही परार्थ बुद्धि भी होती है। स्वार्थ बुद्धि का मतलब होता है जब हम किसी चीज के बारे में सोचते हैं, उसमें अपना दिमाग लगाते हैं। तो मनुष्य कुछ चीजें अपने स्वार्थ के वशीभूत होकर भी करता है और कुछ परार्थ का मतलब होता है परोपकार। कुछ काम हम अपने स्वार्थ के उससे भी करते हैं और कुछ परोपकार के उससे भी हम करते हैं। मनुष्यों में जिन गुणों का विकास देखकर मुग्ध हो जाते हैं वे सभी गुण उस परार्थ बुद्धि द्वारा ही प्रकट होते हैं। तो मनुष्य के हम जिन गुणों को देखकर मुग्ध होते हैं, उसके प्रति हम आकर्षित होते हैं, उसको देखकर हम खुश होते हैं या प्रसन्न होते हैं, तो वो कौन से गुण होते हैं? वो परार्थ वाले गुण ही होते हैं। परार्थ बुद्धि के कारण ही वो गुण प्रकट होते हैं। मान लीजिए आप मंदिर गए
मंदिर के बाहर हमें भिखारी मिलते हैं और हमने उन भिखारियों को देखकर उन्हें या तो उनको पैसे देकर उनकी हेल्प की या हमने कुछ उनके लिए खाने की चीजें उनको भेंट की, तो वो अगर आसपास के लोग उस चीज को देखते हैं तो वो हमारे प्रति मुग्ध हो जाते हैं, हमारी प्रशंसा करते हैं कि देखो कितना प्यारा बालक या बालिका है जिसने उन लोगों की मदद की है। तो ये हमारे परोपकार के कारण ही तो हुआ। हमने उन व्यक्तियों की, उन भिखारी लोगों की हमने उनकी मदद की, ये देख के समाज के लोग हमसे क्या हुए, हम हमारी तरफ मुग्ध हुए, उन्होंने हमारी प्रशंसा की। तो ये चीजें कैसे प्रकट होती हैं, तो आगे देखते हैं कि दया, प्रेम, स्नेह, सहानुभूति, त्याग, सेवा आदि भाव एकमात्र परार्थ चिंता के कारण हमारे हृदय में उत्पन्न होते हैं। अब हमारे मन में परार्थ सेवा क्यों उत्पन्न होती है, तो वो किसी के प्रति हमें दया आई, किसी को हम प्रेम करते हैं, स्नेह करते हैं, किसी के प्रति हमें सहानुभूति है, त्याग की भावना है, हमें सेवा करने की भावना है, उनकी सेवा, तो हमारे मन में ये सब परार्थ चिंता के कारण ही, परार्थ किसी का परोपकार करने के हमारे अंदर भाव उत्पन्न होते हैं। हमें अपने स्वार्थ साधन से जो सुख और संतोष मिलता है वही आनंद हमें परार्थ चिंतन और परोपकार से भी मिलता है। जैसे मान लीजिए स्वार्थ के वशीभूत होकर भी हम कुछ कार्य करते हैं, ठीक। मान लीजिए आपने किसी की हेल्प की, हम हेल्प करते हैं किसी की, पर हमें वहाँ पे अपनी स्वार्थ बुद्धि को प्रकट नहीं करना चाहिए, स्वार्थ को आगे नहीं लाना चाहिए। जैसे मान लीजिए हम किसी कंपनी में जॉब करते हैं और हम कभी बाई चांस देखते हैं कि हमारे कंपनी के जो मैनेजर हैं उनका एक्सीडेंट हो गया है, वो सड़क पर अकेले पड़े हुए हैं, तो अगर हम यहाँ उनकी हेल्प करते हैं, उन्हें हम हॉस्पिटल लेके जाते हैं और उनकी हम वहाँ अच्छे से उनकी सेवा करते हैं, उनका ख्याल रखते हैं, तो यहाँ पे अगर हम यहाँ अपना स्वार्थ सिद्ध करने के लिए कर रहे हैं कि हम अपने मैनेजर को खुश कर दें कि अगर हम उसका अभी ख्याल रखेंगे तो वो हमें प्रमोशन देगा, अगर हम यहाँ पे ये बात सोचते हैं तो ये हमारे स्वार्थ के अंतर्गत आएगा। और इसके विपरीत अगर हम यहाँ ये सोचें कि हम ये सोचते ही नहीं है कि वो प्रमोशन वगैरह की बात, हम कुछ नहीं सोचते, हमें बस वहाँ एक इंसान दिखता है जो बहुत ही अभी पीड़ादायक स्थिति में है, जिसकी हम हेल्प करना चाहते हैं, तो वो हमारी परार्थ बुद्धि होगी कि हम वहाँ पे सिर्फ और सिर्फ उसकी हेल्प करने के पर्पज से उसे हम हॉस्पिटल लेके जाते हैं और उसका ख्याल रखते हैं। तो यहाँ पे ये दोनों हम अच्छे से समझ गए कि क्या होता है परार्थ बुद्धि और क्या होता है स्वार्थ के वशीभूत होकर कार्य करना। अब आगे चलते हैं कि इस परार्थ चिंतन में मनुष्य का कल्याण है, इसीलिए यदि कहा जाए कि परार्थ चिंतन में उच्च कोटि की स्वार्थ चिंता ही है तो यह सर्वथा उचित ही है। तो हम ये जो परार्थ चिंतन करते हैं, जो हम दूसरों का परोपकार करते हैं, उससे मनुष्य का कल्याण ही होता है, हमारा उससे कल्याण ही होगा। कल्याण कैसे होगा कि हम अगर अच्छे कार्य करेंगे तो हमें भी अपने आप में संतोष महसूस होता है, आत्मिक शांति की हमें प्राप्ति होती है। तो लेखक कहते हैं कि यदि कहा जाए कि परार्थ चिंतन में उच्च कोटि की स्वार्थ चिंता है, यहाँ पे स्वार्थ चिंता, अब आप सोचेंगे कि यहाँ पे अगर हम किसी का परोपकार कर रहे हैं वो भी अच्छे मन से, तो उसमें कहाँ से स्वार्थ चिंता हो गई, तो उसमें भी स्वार्थ चिंता है। वो ऐसे कि हम जब किसी की हेल्प करते हैं, किसी का हम सेवा करते हैं, तो हमें उससे बहुत ही ज्यादा सुख और संतोष की प्राप्ति होती है, और वो सुख शांति ऐसी होती है, आत्मिक होती है, हमें अंदर ही अंदर बहुत प्रसन्नता होती है किसी की हेल्प करने से। अब मान लीजिए आप अपने जन्मदिन पर किसी की हेल्प करते हैं, ठीक, आप करके देखना कि आप जन्मदिन पर अपने किसी भी, आप अनाथ आश्रम में जाना या फिर कहीं वृद्धाश्रम में या फिर कहीं भी गरीबों को कुछ भी भेंट करने जाना, आप खाने की चीजें लेके जा सकते हैं या फिर आप उनके लिए कपड़े या और अन्य कोई भी गिफ्ट या भेंट उनके लिए आप लेके जा सकते हैं। और आप उस दिन देखना कि जो आपने अपने फ्रेंड को उसके बर्थडे पर जो चीज गिफ्ट की है और आज आपने जो इन अनाथ असहाय लोगों की हेल्प करके जो उनको गिफ्ट दी है, तो आपको उन दोनों में कितना अंतर, कितना डिफरेंस समझ में आएगा। आप खुद ये करके देखना। तो बात यहाँ आती है कि इन दोनों में उच्च कोटि की, यहाँ पे शब्द आया है उच्च कोटि, हाँ यहाँ उच्च कोटि की स्वार्थ चिंता ही है।
वो कैसे है कि हम जब दूसरों का परोपकार करते हैं तो हम ऐसी आशा भी करते हैं कि उनसे हमें आशीर्वाद प्राप्त में होगा। जब हम किसी की हेल्प करते हैं तो वो हमें आशीर्वाद देता है और हम उसी से खुश हो जाते हैं। तो यहाँ पर हमारी ये उच्च कोटि की स्वार्थ होती है। तो लेखक कहते हैं ये कहना सर्वथा उचित ही है कि यहाँ उच्च कोटि की स्वार्थ चिंता है। आगे चलते हैं। हमें अपने कल्याण के लिए, अपनी उन्नति के लिए, अपने सुख के लिए और दूसरों के सुख के लिए सुखकर कार्य करने पड़ते हैं। ऐसे ही कामों को हम सेवा कहते हैं। तो विद्यार्थियों, हम सेवा किसे कहते हैं? वे काम जो हम अपने कल्याण के लिए, अपनी उन्नति के लिए, अपने सुख के लिए और दूसरों के सुख के लिए करते हैं, ऐसे कामों को हम सेवा कहते हैं। कभी कभी ऐसा होता है, ऐसे सुखकर कार्य मतलब हम जैसे किसी की मदद कर रहे हैं तो वो मदद इससे सामने वाले व्यक्ति को अगर सुख की प्राप्ति हो रही है तो तब वह सेवा कहलाएगी। अब जैसे कि कभी कभी होता है कि हम सामने वाले व्यक्ति की मदद कर रहे हैं पर वह उस मदद के लिए असहज महसूस कर रहा है। मान लीजिए हमने लॉकडाउन में देखा कि कई लोग इस लॉकडाउन में भूख के मारे काफी परेशान रहे, तो कई लोगों ने ऐसे लोगों की हेल्प की, उन्हें खाना पहुंचाया, उन्हें भोजन के पैकेट पहुंचाए। बट ऐसी दशा में देखा जाता है कि कई लोग पिक्चर्स लेने लगते हैं ऐसे लोगों के साथ कि हमने उन्हें कुछ गिफ्ट दिया और पिक क्लिक करने लगे। तो कभी कभी क्या होता है, ऐसे में लोग असहज महसूस करते हैं, उन्हें अजीब लगता है। तो हमें ये भी देखना चाहिए कि हम किसी की सेवा या परोपकार कर रहे हैं तो ऐसे टाइम पे वह असहज महसूस ना करे। सेवा वही होगी जब सामने वाला सुख का अनुभव करे, ना कि दुख और असहज महसूस करे। तो क्या होता है सेवा? दूसरों का दुख दूर करना और दूसरों को सुख पहुंचाना। वह कार्य जिससे हम दूसरों का दुख दूर कर सके और उन्हें सुख पहुंचा सके उसे हम सेवा कहते हैं। समाज 2-4 व्यक्तियों का समूह नहीं किंतु व्यक्ति उसके अंग अवश्य होते हैं। तो 2-4 व्यक्तियों से मिलकर समाज नहीं बनता, बल्कि प्रत्येक व्यक्ति समाज का अंग होता है। समाज व्यक्तियों के समूह से मिलकर बनता है, 2-4 व्यक्तियों के समूह से समाज का निर्माण नहीं होता है। किसी भी व्यक्ति की सेवा करना समाज की सेवा है। हम समाज के अगर किसी भी व्यक्ति की, किसी भी एक इंडिविजुअल पर्सन की भी अगर हम वहाँ हेल्प करते हैं तो वह समाज की ही सेवा कहलाएगी। यदि हम किसी कुपथगामी व्यक्ति को किसी भी प्रकार से सुपथ पर ला सके तो उससे हमने समाज की सेवा अवश्य की है। कुपथगामी का मतलब क्या होता है? वह व्यक्ति या वह इंसान जो अपने रास्ते से भटक गया है या गलत रास्ते पर जा रहा है उसे हम कुपथगामी कहते हैं। तो अगर हमने ऐसे किसी भी कुपथगामी व्यक्ति का किसी भी प्रकार से हम उसे सुपथ पर ले आए, मान लीजिए कोई व्यक्ति है जो चोरी डकैती आदि करता है या फिर उसे नशे की बहुत बुरी तरह से आदत लग चुकी है, अगर हम ऐसे व्यक्ति का मार्गदर्शन करें, उसको अच्छे से गाइड करके अगर हम उसे सुपथ पर ला सके तो हमने समाज की किसी न किसी प्रकार से सेवा करना ही कहलाता है। यदि हम किसी एक का अज्ञान दूर कर सके तो हम किसी अंश तक समाज की सेवा कर चुके हैं। यदि हम अज्ञानी व्यक्ति, क्या होता है, एक तो अज्ञानी व्यक्ति वो होता है कि जो पढ़ा लिखा ना हो, और एक अज्ञानी वो होता है जो पढ़ा लिखा होने के बावजूद भी ज्ञान की बातें नहीं करता, हमेशा फालतू या बेकार की अज्ञानता पूर्वक ही बातें करता है। पर यदि हमने ऐसे व्यक्ति को, अगर वह पढ़ा लिखा नहीं है, अगर हमने उसे शिक्षित कर दिया, उसे हमने पढ़ा लिखा कर शिक्षित कर दिया, और ऐसा व्यक्ति जो अज्ञानता पूर्वक बातें करता है, हमने उसे उसका मार्गदर्शन करके उसे अच्छी अच्छी बातें सिखाकर अगर हमने उसे ज्ञानी बना दिया है, अगर हम उसका अज्ञान दूर करने में सफल हो चुके हैं तो हमने किसी न किसी रूप में समाज की सेवा ही की है। क्योंकि ऐसे व्यक्ति, अगर कोई अज्ञानी व्यक्ति होता है तो वो समाज में समाज को तोड़ने का ही कार्य करता है। ऐसे व्यक्ति समाज की उन्नति नहीं कर सकते। और अगर हमने ऐसे किसी अज्ञानी व्यक्ति का, कुपथगामी
व्यक्ति का हमने अच्छा मार्गदर्शन करके उसे सुपथ पर लाया है, तो ये समाज की उन्नति का कारण है और इसके द्वारा ही हमने समाज की सेवा भी की है। परंतु यथार्थ समाज सेवा वह है जो किसी व्यक्ति विशेष को सुख पहुंचाने की दृष्टि से नहीं, वरन अधिकांश लोगों को अधिकतम सुख पहुंचाने के लिए की जाती है। अब बात आती है कि यथार्थ में समाज सेवा क्या है, असली समाज सेवा हम किसे कहते हैं। तो असल में समाज सेवा वह है जो किसी एक व्यक्ति विशेष को, सिर्फ एक व्यक्ति को सुख पहुंचाने की दृष्टि से नहीं की जाती, अपितु अधिकांश लोगों को सुख पहुंचाने के लिए की जाती है। अब बात आती है कि अगर हम समाज सेवा, अभी हमने बात की कि अगर हम समाज के एक व्यक्ति की भी सेवा करते हैं तो किसी न किसी प्रकार से समाज की समाज सेवा है। पर यदि उस व्यक्ति की हम सेवा कर रहे हैं, उसे सुख पहुंचा रहे हैं और वरन उसके क्या होता है कि और दूसरों को, कई लोगों को, उसको तो हमने सुख पहुंचा दिया पर उससे कई लोगों का भला नहीं हो रहा, कई लोगों का तो बुरा हो रहा है, पर एक ही व्यक्ति का फायदा हो रहा है, तो ये समाज सेवा नहीं कहलाएगी। समाज सेवा में अधिकांश लोगों का फायदा होना चाहिए, ना कि किसी एक व्यक्ति विशेष का फायदा होना चाहिए। तो वही असली समाज सेवा है कि अधिकांश लोगों को उसका सुख मिले, ना कि सिर्फ एक व्यक्ति को उसका सुख मिले। समाज में एक ओर जीवन की स्थिरता है तो दूसरी ओर परिवर्तनशीलता। समाज जब तक दृढ़ता पूर्वक किसी नियम का पालन नहीं करेगा तब तक उसकी उन्नति नहीं होगी। तो समाज में जीवन की स्थिरता है, जीवन चलता रहता है, सबके जीवन की स्थिरता बनी रहती है, पर दूसरी ओर इसमें परिवर्तनशीलता भी है। देश काल, कल्चर या संस्कृति के आधार पर इसमें कई बार परिवर्तन भी होते रहते हैं। तो जब तक समाज दृढ़ता पूर्वक किसी, जो समाज में हमारे कुछ नियम बने हुए हैं, अगर हम उनका दृढ़ता पूर्वक पालन करेंगे तो हमारे समाज की उन्नति होगी। पर अगर वरन हम उन नियमों का पालन नहीं करेंगे तो हमारी समाज की उन्नति नहीं होगी और वह अग्रसर नहीं होगा अपने प्रगति के रास्ते पर। आगे है, इसीलिए अधिकतर लोगों का विचार करके समाज की एक मर्यादा बना दी जाती है। सभी व्यक्तियों को उस मर्यादा का पालन करना पड़ता है, चाहे किसी व्यक्ति को कष्ट ही क्यों ना हो, तो भी वह समाज की मर्यादा का उल्लंघन नहीं करेगा। यदि वह ऐसा करेगा तो समाज द्वारा निंदनीय होगा। तो यहाँ पर समाज की मर्यादाओं के बारे में बताते हैं कि समाज में, हमारे समाज में कई प्रकार की मर्यादाएं बना दी गई हैं कि हमें इस मर्यादा के अंदर ही काम करना होगा। अब हम मर्यादा की बात नहीं करके एक नियम की बात करते हैं। क्योंकि अभी लॉकडाउन का समय चल रहा है, कोरोना काल चल रहा है, तो मैं आपको बताऊं, जैसे यहाँ अभी हमारे यहाँ नियम बना है कि जो भी व्यक्ति घर से बाहर निकले मास्क लगा के निकले, ये मान लीजिए एक नियम हो गया। अब अगर हम सभी नागरिक मास्क लगा के निकलेंगे तो ये हमारे लिए भी फायदे की बात है कि हम कोरोना से कहीं ना कहीं बच जाएंगे। पर यदि अगर कोई व्यक्ति इस नियम का पालन नहीं करता, जैसे हमें अब कष्ट भी हो रहा है, हम लगा रहे हैं मास्क, हमें सांस लेने में भी तकलीफ हो रही है, पर वो कहीं ना कहीं हमें कोरोना से बचाने के लिए ही तो है। पर यदि कोई व्यक्ति समाज के नियम का पालन नहीं करते हैं, मर्यादा का उल्लंघन करते हैं, मान लीजिए उनको बोला मास्क लगाने को पर वो फिर भी नहीं लगाते हैं, तो क्या होता है, तो वह समाज में निंदनीय होते हैं। समाज में उनकी बुराई होती है कि यार इतनी बड़ी बीमारी चल रही है पर फिर भी आप उस नियम का पालन नहीं कर रहे हैं, तो वो क्या होता है, समाज में वह निंदनीय होता है। ऐसे ही समाज में कई प्रकार की मर्यादाएं बनाई गई हैं। अगर हम उन मर्यादाओं का पालन करेंगे तो कहीं ना कहीं हम समाज की उन्नति का कारण बनेंगे। पर अगर हम ऐसी मर्यादाओं का पालन नहीं करेंगे तो हमारे समाज की अवनति भी होगी और दूसरा, हम समाज में निंदनीय भी होंगे। अधिक की भलाई का ध्यान रख हमें उसके लिए एक की भलाई की चिंता छोड़नी पड़ती है, परंतु कुछ समय के बाद अवस्था विशेष में परिवर्तन होने के कारण समाज में दोष उत्पन्न हो जाते हैं। जब उन दोषों को दूर करने के लिए समाज की मर्यादा भंग करनी पड़ती है और फिर नई मर्यादा बनानी पड़ती है। तो अगर हम व्यक्ति विशेष की चिंता करेंगे
तो वह हमारी समाज सेवा नहीं होगी। हमें समाज सेवा के लिए व्यक्ति विशेष की भलाई की चिंता को छोड़ के अधिकांश लोगों की भलाई का ध्यान रखना पड़ता है। परंतु कुछ समय के बाद अवस्था विशेष में परिवर्तन होते हैं। हमारे समाज की हमने जो मर्यादा बनाई है उन्हें हमें बदलना पड़ता है और दूसरी नई मर्यादा का फिर से हमें निर्माण करना पड़ता है। यहाँ एक एग्जाम्पल दूं, जैसे मर्यादा की बात आती है तो हमारे देश में पर्दा प्रथा बहुत ज्यादा चलन में है। तो ये पर्दा प्रथा कैसे शुरू हुई थी? जब मुगलों का काल था या अंग्रेजों का काल था तो उस समय में अपने देश की महिलाओं को उनसे बचाने के लिए पर्दा प्रथा की शुरुआत हुई थी। पर अब जब वो लोग जा चुके हैं तो अब जो हमारा वातावरण है, हमारे आसपास का माहौल है, तो यहाँ पे अब पर्दा प्रथा की हमें कोई आवश्यकता नहीं है। तो ऐसे में हमें इन मर्यादाओं को भंग करके और नई मर्यादाओं का निर्माण करना पड़ेगा। और ऐसे ही हमारे देश में कई प्रकार की मर्यादा हैं जिन्हें हमें देश काल के अनुरूप हमें उनमें कुछ परिवर्तन लाने की आवश्यकता है। जो लोग समाज को नए पथ का दर्शन कराते हैं उन्हें कष्ट सहना पड़ता है। सभी तरह के कष्टों को सहकर वे समाज के कल्याण के लिए अपने कार्यों में दृढ़ता पूर्वक लगे रहते हैं। अंत में अपनी सत्यता के कारण उन्हें विजय लाभ होता है और वे समाज सुधारक कहे जाते हैं। वे सभी समाज के सेवक होते हैं। अब बात आती है समाज सेवकों की। तो हमारे देश में कई ऐसी कुरीतियां हैं जिन्हें हमें बदलने की आवश्यकता है। जैसे पर्दा प्रथा हुआ, बाल विवाह हुआ, बालिका शिक्षा का हुआ और भ्रूण हत्या हुआ। तो हमें ये सब इनमें बदलाव करने की आवश्यकता है। तो ऐसे लोग जो इन सब को दूर करने का प्रयास करते हैं तो उन्हें कई प्रकार के कष्टों को सहन करना पड़ता है और वो कई प्रकार के कष्टों को सहकर भी समाज के कल्याण में अपना कार्य दृढ़ता पूर्वक करते रहते हैं। उन्हें कई प्रकार के कष्टों का अनुभव करना पड़ता है, उनके ऊपर कई प्रकार की परेशानियां आती हैं, फिर भी वह अपने कार्यों में दृढ़ता पूर्वक लगे रहते हैं और अंत में अपनी सत्यता के कारण वह विजय श्री को प्राप्त करते हैं और उन कुरीतियों को दूर कर अपना लक्ष्य प्राप्त कर लेते हैं। तो हम उन्हें समाज सुधारक कहते हैं और वे सभी समाज के सेवक होते हैं। वे सभी समाज की सेवा करने के लिए ही अपना जीवन इन सारे कार्यों में लगाए रहते हैं। समाज में समता का भाव होने पर भी सर्वत्र विषमता ही देखी जाती है। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि हमें समानता का अधिकार प्राप्त है, फिर भी हमारे देश में विषमता व्याप्त है। क्योंकि हम देखते हैं कि कोई बहुत ही ज्यादा अमीर है तो कोई बहुत ज्यादा गरीब। तो सभी लोगों ने अपने बुद्धि विवेक का प्रयोग करके, किसी ने मेहनत करके अपने लक्ष्यों को प्राप्त किया और वो अमीर हो गए। इसके विपरीत कुछ लोग बहुत ज्यादा गरीब हैं। तो हमारे देश में विषमता व्याप्त है। समाज में दीन और दुखियों का अभाव नहीं है। कुछ लोग अंगहीन होने के कारण असहाय होते हैं, कुछ लोग बिल्कुल अनाथ हो गए हैं, कुछ लोग अज्ञ हैं, कुछ लोग कुपथगामी हैं। इन सब की सेवा करना, इन सब के हित के लिए काम करना ही समाज सेवा है। अब जैसे कि हम सब देखते हैं कि हमारे समाज में विषमता है। कुछ लोग बहुत ज्यादा पढ़े लिखे हैं, कुछ गरीब हैं, कुछ बहुत ही ज्यादा उच्च कोटि के हैं, तो कुछ बहुत निम्न कोटि के हैं जिनमें कोई भी ज्ञान नहीं है, बहुत अल्पज्ञता है, कुछ अपंग है, कुछ अनाथ हैं। तो हम अगर ऐसे कुपथगामियों को अगर हम सुपथ पर लाएंगे, ऐसे अनाथ और अज्ञ लोगों का अगर हम मार्गदर्शन करके उन्हें आगे बढ़ाएंगे, तो ये सब कार्य हमारे समाज सेवा में ही सम्मिलित किए जाते हैं। देश के सभी सक्षम नवयुवकों का यह कर्तव्य है कि वे ऐसी सेवाओं में भाग लें। इससे समाज की उन्नति होगी, साथ ही साथ अन्य लोगों में उच्च गुणों का विकास होगा। इसीलिए हमारे शास्त्रों में कहा गया है कि पर सेवा से बढ़कर कोई सेवा नहीं।
तो हमारे देश के सक्षम नवयुवकों का मतलब है कि वो युवक जिनके पास सभी प्रकार के साधन हैं, जो पूर्ण रूप से सक्षम हैं। तो ऐसे नवयुवकों को, जो भी हमारे समाज में अनाथ हैं, अज्ञ हैं, अल्पज्ञ हैं, कुपथगामी हैं, ऐसे लोगों की मदद करके उन्हें आगे बढ़ाना चाहिए। तभी हमारे समाज में समानता का भाव आएगा और हमारा समाज उन्नति करेगा। और हमारे भारतीय शास्त्रों में कहा भी गया है कि परिसेवा से बढ़कर, मतलब दूसरों की सेवा से बढ़कर, परोपकार से बढ़कर कोई सेवा नहीं है। तो आज के वीडियो में हमने जाना कि समाज सेवा क्या है, समाज सेवा कैसे की जाती है और समाज सेवा करने से ओके, सो थैंक यू फॉर वॉचिंग।